अस्सलामुअलैकुम प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रहा हूँ। हिंदी व्याकरण में भाषा और व्याकरण पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आप लोग ध्यान से समझेंगे। तो शुरू करते हैं। मनुष्य अपने भावों तथा विचारों को अनेक प्रकार से प्रकट करता है। वह अपने हाथ, पैर तथा सिर आदि से संकेत करके भी दूसरों से कुछ कहना या मना करना चाहता है। जैसे दाएं बाएं सिर हिलाकर अथवा हाथ के इशारे से वह किसी बात के लिए ना करता है। यही भाषा मन के विचार प्रकट करने का अच्छा साधन है। ठीक है बच्चों, अब समझिए। यहाँ पे कह रहा है कि भाषा जब भी हम किसी दूसरे को पहुँचाते हैं अपने मन की बातों को या भावों या विचारों को, बात को ही विचार कहा जाता है। ठीक है न, या मुझे हाँ करना है या नहीं करना है, इशारों के द्वारा तो अपने दाएं बाएं सिर को भी करके उसे बता देते हैं, यानी समझा देते हैं कि हाँ करना है या फिर ना करना है, जिससे अगला बढ़िया से समझ जाता है और यही सबसे अच्छा साधन भी है। ठीक है बच्चों, अगले समझेंगे आप लोग। भाषा शब्द भाष धातु प्लस आधा डा प्लस टाप प्रत्यय से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है कहना, सार्थक वाणी। भाषा में ऐसी शक्ति है जिससे हम अपने विचारों को दूसरों के लिए आसानी से प्रकट कर सकते हैं। कभी कभी अपनी बात को संकेतों द्वारा भी प्रकट किया जा सकता है, जैसे रेलवे के गार्ड द्वारा ड्राइवर को हरी झंडी दिखाकर चलने का संकेत देना। इसी प्रकार क्रिकेट के खेल में एम्पायर यानी निर्णायक जो होते हैं द्वारा अंगुली के संकेत से आउट घोषित करना आदि। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शब्दों द्वारा अपने विचारों तथा भावों के आदान प्रदान को ही हम भाषा कहते हैं। बच्चों ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे भाषा जो शब्द है वह संस्कृत भाष शब्द से, ठीक है ना, भाष जो है वह धातु एक शब्द है भाष, या धातु से भाषा बना है। और इसमें प्रत्यय देखिए, जो भाष शब्द में प्रत्यय जुटा है वह है आ। ठीक है ना बच्चों, ये तो प्रत्यय जुट करके भाषा शब्द बना है, जिसका अर्थ यानी माना मतलब जो होता है बोलना या कहना होता है। ठीक है बच्चों, हम अपने, ठीक है ना, विचारों को बोलकर, लिखकर या संकेतों द्वारा दूसरों तक पहुंचाते हैं। अगर हम संकेतों द्वारा किसी को पहुंचा रहे हैं, सबसे पहले तो सांकेतिक ही भाषा थी, ठीक है ना। अब आइए सबसे पहले संकेतों द्वारा, अगर कभी देखिए आप लोग ध्यान से कि रेलवे ड्राइवर है, ठीक है ना, और उसे क्या करना है, गाड़ी को चालू करना है, तो उसे पहले उसे ये ध्यान देना होगा कि गाड़ी चालू करने के लिए यानी आगे बढ़ाने, गाड़ी तो ऑलरेडी चालू ही रहती है, लेकिन उसे आगे चलने के लिए जो कहा गया है उसे देखना पड़ता है कि हरी झंडी या हरी बत्ती जली या नहीं, या हरी झंडी दिखाई गई है कि नहीं। जब दिखाया जाता है कि हरी झंडी या हरी बत्ती जल गई है तो रेलवे ड्राइवर समझ जाता है कि अब हमें गाड़ी को आगे ले चलना चाहिए, और वह गाड़ी आगे बढ़ा देता है जब वह गार्ड हरी झंडी दिखाता है। ठीक है, इसी प्रकार क्रिकेट के जो खेल के अंपायर होते हैं वह भी उंगली उठा करके संकेत देते हैं कि ये बैट्समैन आउट हो गया है, या फिर चौका गया है, या छक्का गया है। ठीक है ना बच्चों, ये संकेतिक इशारों द्वारा होता है। संकेत के द्वारा, संकेत का मतलब ये तो है इशारा, ये एक ऐसा साधन है। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार की शब्दों द्वारा अपने विचारों तथा भावों के आदान प्रदान को ही हम क्या करते हैं, भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं, भाषा। ठीक है बच्चों, तो हम भाषा का परिभाषा से अब आपको समझा दें कि जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने भावों तथा विचारों को बोलकर अथवा लिखकर प्रकट करता है वह भाषा कहलाती है। ठीक है बच्चों, इससे का एक और परिभाषा भी अच्छी तरह से समझ लीजिए। भाषा वह साधन है
या भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य परस्पर अपने भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर अभिव्यक्त करता है। ठीक है बच्चों, अब आगे समझिए भाषा हमारे भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती है। तो भारतवर्ष में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं बच्चों, जिनमें से 22 भाषाएं संविधान में मुख्य भाषाएं मानी गई हैं। ठीक है बच्चों, आइए सबसे पहला भाषा है जो हमारे भारत में बोली जाती है, उसे सबसे पहले रखा गया है, वह है हिंदी। ठीक है बच्चों, उसके बाद दूसरा है उर्दू, तीसरा संस्कृत, गुजराती, पंजाबी, कन्नड़, मराठी, डोगरी, कश्मीरी, उड़िया, बांग्ला, असमिया, तेलुगु, सिंधी, मलयालम, तमिल, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मैथिली, संथाली, बोडो। ठीक है बच्चों, ये हमारे भारत की 22 भाषाएं हैं जो भारत सरकार ने मान्यता दी है। आपको बच्चों ध्यान में होगा कि आपके पिछले कक्षा में बता चुके हैं कि भारत सरकार ने हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 को भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी घोषित की गई है। और बच्चों आप लोग को ये भी बता दें कि इसे विश्व में तीसरा दर्जा यानी स्थान मिला है हिंदी को। ठीक है बच्चों, अब आगे समझिए ध्यान से। भाषा के भेद, भाषा के मुख्यतः 3 भेद बताए गए हैं। ठीक है बच्चों, पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा, तीसरा सांकेतिक भाषा। बच्चों आपको बता दें कि शुरुआती तौर पर जो भाषाएं होती थी वह थी सांकेतिक भाषा, उसके बाद फिर आई मौखिक यानी बोली, मुँह से बोली जाने वाली भाषाएं, उसके बाद धीरे धीरे प्रचलन बढ़ते गया और फिर अंत में लिखित भाषा आई। लेकिन जैसे जैसे भाषाएं के प्रचलन बढ़ते गया बच्चों, उसी सांकेतिक भाषा, उसी तरह से सांकेतिक भाषा का मान्यता कम मिलता गया, जिससे सांकेतिक भाषाएं लोग बहुत कम समझते हैं, इसलिए इसे तीसरे स्थान पर रखा है। ठीक है बच्चों, तो आइए सबसे पहले समझते हैं मौखिक भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जिस भाषा के माध्यम से हम अपने विचार अथवा भाव बोलकर प्रकट करते हैं वह मौखिक भाषा कहलाती है। कक्षा में अध्यापक द्वारा छात्रों को पढ़ाने के लिए मुख्य रूप से मौखिक भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। मौखिक भाषा में ध्वनियों का प्रयोग होता है। बच्चों आप लोग ध्यान से समझिएगा, मौखिक भाषा जो है अपने मन के बातों यानी विचारों, भावों को अपने मुख से यानी मुंह से बोलकर किसी दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, दूसरे उसे सुनकर समझ जाते हैं, उसे ही मौखिक भाषा कहते हैं। उदाहरण के लिए आप समझ लीजिए अच्छे से कि कोई नेता मंच पर भाषण दे रहा है तो उसकी जो हम भाषण सुनते हैं वह मुंह से बोल रहा है और हम जो सुन रहे हैं वही उसकी बोली हुई बातों को सुन रहे हैं, जो वह मौखिक भाषा होती है। या फिर अध्यापक आपको बोल करके समझाते हैं, ठीक है बच्चों, वह भी मौखिक भाषा होती है। ठीक है ना, आगे समझिए बच्चों, गौर से समझेंगे। लिखित भाषा, जिस भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों तथा भावों को लिखकर प्रकट करते हैं वह लिखित भाषा कहलाती है। दूर स्थित व्यक्ति को पत्र द्वारा अपने विचारों से परिचित कराने के लिए इस भाषा का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर देते समय कोई लेख, कविता, कहानी, निबंध आदि लिखने के लिए भी लिखित भाषा का प्रयोग किया जाता है। लिखित भाषा में हम अक्षरों का प्रयोग करते हैं। बच्चों ध्यान से समझेंगे आपको कि लिखित भाषा, जैसा कि आपको मैंने बताया कि अपने मन के बातों, विचारों, भावों को अगर हम अपने मित्रों तक, रिश्तेदारों तक पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है ना बच्चों, वो काफ़ी दूर में रहते हैं, तो उसे हम फिर क्या करते हैं, लिख करके भेजते हैं। चिट्ठी, खत, पत्र, लेटर के द्वारा अपने मन की बातों में, हमारे जो भी मन में है अच्छी अच्छी बातें, प्यारी प्यारी बातें, उसे क्या करते हैं, अपने दोस्तों तक लिख करके भेजते हैं और दोस्त उसे पढ़ करके समझ जाता है, वही लिखित भाषा होती है। जैसा कि मैं अभी आपको बच्चों पढ़ा रहा हूँ लिखित भाषा, आप देख सकते हैं
ठीक है ना, तो ये भी लिखित भाषा हुई। ठीक है बच्चों, अब आगे समझते हैं सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा क्या है? जिस भाषा के माध्यम से मनुष्य संकेत से भावों को अभिव्यक्त करता है उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। क्रिकेट के खेल में अंपायर द्वारा इस भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। बच्चों ध्यान से समझिएगा आप लोग कि हम अपने मन के भावों और विचारों को संकेतों द्वारा समझाते हैं, यानी इशारों द्वारा समझाते हैं। कभी कभी आप लोग भी क्या करते हैं, दाएं बाएं सिर हिलाते हैं या कहनुओं से अपने दोस्तों को मित्रों को मारते हैं कि अरे देखो सर आ गए हैं, इशारों ही में कहते हैं तो वो अगला भी समझ जाता है। या फिर ट्रेन के ड्राइवर को हरी झंडी दिखाने पर ट्रेन के ड्राइवर समझ जाते हैं कि गाड़ी हमें अब क्या करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। ट्रैफिक रूलर क्या करते हैं, सीटी बजा करके लोगों को रोकते हैं या फिर जाने का संकेत देते हैं। ठीक है बच्चों, इसी तरह से तो ये सांकेतिक भाषा कहलाता है। ठीक है, अब आगे आइए, आपको बताएं समझाएं बोली। बच्चों ध्यान से समझेंगे, अपने क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा के रूप को हम उस क्षेत्र की बोली के नाम से जानते हैं। यह बोली प्रायः एक क्षेत्र तक ही सीमित रहती है। इसका प्रयोग सरकारी कार्यों में नहीं किया जाता है, जैसे अवधी, ब्रज, मराठी, पंजाबी आदि। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से समझिएगा आप लोग, हम लोग जो बोली बोलते हैं अपने क्षेत्र में उसे ही बोली कही जाती है। भाषा जो होता है वह राष्ट्र का भाषा होता है, ठीक है ना, लेकिन जो बोली होती है वो एक क्षेत्र ही तक सीमित रहता है। ठीक है ना बच्चों, जैसे कि हिंदी क्या है, हमारी राष्ट्रीय भाषा है, वो पूरे भारत में बोली जाती है। लेकिन अगर हम बिहार में रहते हैं, ठीक है ना, और अब बिहार के कई ऐसे जगहों पर गांव में रहते हैं जो अपने भाषा में बोलते हैं, अरे खैली की नहीं खैली रे, तो ये हमारी जो है अपना भाषा है। ठीक है ना, मदर लैंग्वेज जिसको कहते हैं। ठीक है ना बच्चों, जो मातृभाषा कहलाती है, जो हम अपने आसपास पड़ोस से सीखते हैं। ठीक है बच्चों, उसे ही हम क्षेत्रीय भाषा यानी क्षेत्रीय बोली कहते हैं। और ये बोली क्या होता है, सरकारी कार्यों में नहीं किया जाता है इस्तेमाल। ठीक है ना, वो सरकारी कार्यों में वही बोली बोली जाती है या इस्तेमाल किया जाता है जो हमारे भारत की भाषा है या फिर हमारे जो राज्य की भाषा है। ठीक है बच्चों, अब आइए आगे समझते हैं लिपि। लिपि क्या है? ऐसे चिन्ह जिनके संयोग से भाषा को लिखित रूप प्रदान किया जाता है वह भाषा की लिपि कहलाती है। हिंदी तथा संस्कृत भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। इसी प्रकार पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है तथा उर्दू और अरबी की लिपि फारसी है। ठीक है बच्चों, आप लोग ध्यान से समझेंगे बच्चों कि लिपि जो होती है वो लिखने के चिन्ह को ही लिपि कहते हैं। ठीक है ना, जैसे कि हम अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं, फॉर द एग्ज़ाम्पल कि मैट्रिक का, ठीक है ना, 10वीं कक्षा का एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसे हम मैट्रिक कहते हैं, तो आप जब शुरू वाले जो कॉपी पे जो बहुत सारे लाइनें होती है, बहुत सारे सब्जेक्ट लिखना पड़ता है यानी विषय, उसके बाद में आपका कोड भरना पड़ता है, तो उसी तरह से आपको वहाँ पर स्क्रिप्ट यानी लिपि भी भरनी पड़ती है कि आप किस लिपि में एग्ज़ाम देंगे। क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादातर तो 2 ही लैंग्वेजेस होते हैं, एक होती है हिंदी और दूसरी इंग्लिश। तो हिंदी अगर आपको लिखना है, मैथ का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो अगर हमें क्या लिखना है, हिंदी में मैथ देना है एग्ज़ाम में, ठीक है ना, तो क्या लिखते हैं वहाँ पर ही देवनागरी। और अगर हमें मैथ का एग्ज़ाम जो देने वाले हैं वो हमें इंग्लिश में लिखना है, इंग्लिश में आंसर देनी है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट में रोमन लिखेंगे। ठीक है ना बच्चों, तो अब आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब आगे समझिए भाषा के अंग। भाषा के अंग किसे कहते क्या है? ठीक है ना, भाषा के मुख्य रूप से 5 अंग बताए गए हैं। ठीक है बच्चों, पहला ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद, वाक्य, इन्हीं अंगों के मिलने से भाषा का निर्माण होता है। बच्चों आप लोगों को वर्ण, ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद, वाक्य आपको आने वाली कक्षाओं में बताई जाएगी। ठीक है बच्चों,
अब आपको बता दें व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? ठीक है बच्चों, भाषा में होने वाली त्रुटियों जिसे हम अशुद्धियाँ कहते हैं, ठीक है न, का पता लगाने तथा उसे शुद्ध रूप में लिखने तथा बोलने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। व्याकरण को किसी भी भाषा की रीढ़ कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसमें किसी भाषा के शुद्ध रूप का बोध कराने वाले नियम बताए गए हों। ठीक है बच्चों, ये ध्यान से समझिए कि व्याकरण क्या है। व्याकरण जो है हमारी, ठीक है ना, जो भी हिंदी पढ़ते हैं तो आज वो व्याकरण के नियमों के अनुसार ही पढ़ते हैं। अगर व्याकरण के नियम अनुसार हम नहीं पढ़ेंगे तो वो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगा। जैसे कहाँ पर हमें पूर्ण विराम लगानी है, कहाँ पर हमें अर्ध विराम लगानी है, कहाँ पर अर्ध पूर्ण विराम लगाना है, कहाँ पर हमें लगाना है उदाहरण चिन्ह लगाना है। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जिसमें अगर नहीं लगाएं तो बाकी ही हमें समझ में नहीं आएगा, तो जिससे हमें व्याकरण का पता ही नहीं चले, जिसे व्याकरण है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पर एक उदाहरण ले लेते हैं बच्चों, राम बाजार गया, ठीक है ना। यहाँ पे देख लीजिए पूरा एक सेंटेंस यानी एक जो वाक्य है एकदम व्याकरण के अनुसार सजा हुआ है। लेकिन अगर कह दें कि बाजार है राम जाता, तो ये जो है व्याकरण के नियम अनुसार नहीं है। ठीक है बच्चों, तो व्याकरण का ज्ञान होना अति आवश्यक है। व्याकरण हमारे लिखने के नियमों का ज्ञान कराता है, शुद्ध शुद्ध बोलने के नियमों का भी ज्ञान कराता है। ठीक है बच्चों, अब आइए व्याकरण के प्रकार। व्याकरण के मुख्य रूप से 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार। बच्चों ध्यान से समझिएगा, वर्ण विचार जिसको कहते हैं फोनोलॉजी, शब्द विचार मॉर्फोलॉजी, तीसरा वाक्य विचार सिंटैक्स। तो बच्चों आप लोग ये तीनों जो देख रहे हैं आपको इसे आने वाली क्लास में यानी कक्षा में बता देंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है बच्चों, सबके अलग अलग दिया हुआ है। अब हम आपको समझाएंगे भाषा और व्याकरण का संबंध, यानी भाषा और व्याकरण में क्या संबंध है, क्या समानता है, ठीक है नहीं, उसका क्या रिलेशन है। तो ध्यान से समझिएगा। शुद्ध एवं प्रभावी भाषा का अपना विशिष्ट महत्व होता है। अशुद्ध तथा विकृत होने पर भाषा का अर्थ ही बदल जाता है। जैसे आप देख रहे हैं कि एक है आसन, एक होता है आसन, ठीक है ना बच्चों, एक है आसन, एक है आसन। तो यहाँ पर देख लीजिए एक भाषा है आसन, ये आसन जो है ये सही नहीं है, लेकिन आसन ये सही है। तो यही इसमें संबंध है कि कौन सही है और कौन गलत है। जैसा कि अभी मैंने एक उदाहरण के तौर पर एक बताया था। तो कहते भाषा को शुद्ध एवं सुसंस्कृत बनाए रखने के लिए हमें उसके व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि हम व्याकरण से ही शुद्ध लिखना, बोलना अथवा पढ़ना सीखते हैं। ठीक है बच्चों, आपने क्या सीखा ध्यान से इसे भी देख लें। भाषा के द्वारा हम दूसरों के भावों तथा विचारों को समझते हैं। दूसरा, भाषा के मुख्य 3 भेद हैं, मौखिक, लिखित, सांकेतिक। तीसरा, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। चौथा, व्याकरण के माध्यम से किसी भाषा का शुद्ध लिखना व बोलना सीखते हैं। बच्चों आशा करता हूँ आप लोगों को भाषा और व्याकरण समझ में आ गई होगी। आप लोग इसे बढ़िया से आप लोग अपने घर पर रहकर समझ लेंगे। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, शुक्रिया।